नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा गंभीर मंथन कर रही है। और ये विषय दरअसल यूँ है कि जब भी कोई आपराधिक वारदात होती है तो उसके सभी पहलुओं की जांच करने में सबसे ज़्यादा मददगार सबूत होते हैं। कोर्ट में इसे फॉरेंसिक रिपोर्ट के तौर पर पेश किया जाता है। देश की अभी तक की जो हमारी न्याय प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके हिसाब से 1800 ये जो पूरी प्रक्रिया है वो न्याय प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बुनियाद पर टिकी हुई है। सबूत से ही केस हल होते हैं। साक्ष्य अधिनियम आपराधिक और सिविल दोनों में ही बेहद निर्णायक भूमिका निभाती है। इस साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से ही ये तय किया जाता है कि सबूत को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फॉरेंसिक वैज्ञानिक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से क्राइम सीन से मिले सुरागों का अन्वेषण करते हैं और कोर्ट में इन्हें जो केस है उसको मजबूत करने के लिए इसे पेश करने लायक बनाते हैं। हाल फिलहाल के तमाम ऐसे मामलों में आपने देखा होगा कि जो जांच के अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और इस तरह की खबरें आती रहीं और वहां पर उन्होंने क्राइम सीन को क्रिएट करने की कोशिश की है और अब उसमें क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ आप खबरों के माध्यम से जानते आए हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक जांच के दौरान सबूत संग्रह की निगरानी के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक स्वतंत्र और अलग कैडर बनाने की संभावना पर चर्चा की है। दरअसल इसकी ज़रूरत बेहद सख्त तौर पर समझी जा रही है और विशेषकर सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये मामला अब कुछ यूं है कि उनका ये मानना है कि बेंच में जब प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट शामिल होकर इस पर पूरे विषय पर विचार कर रहे थे, तब ये स्पष्ट किया गया कि एक मजिस्ट्रेट जांच के शुरुआती दौर में सही तरह से सबूत इकट्ठा करने को सुनिश्चित कर सकता है अगर एक ऐसा विकल्प दिया जाए, जो एक ऐसे मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाए जो स्वतंत्र रूप से तमाम सबूतों को बिल्कुल बिना किसी हानि के एक तरह से इकट्ठा कर सके, तो ये एक स्वतंत्र व्यक्ति का काम हो सकता है। सीजीआई ने कहा कि पुलिस की जांच के दौरान जांच दल अपराध स्थल पर जाता है और महत्वपूर्ण साक्ष्य लेना कई बार भूल भी जाता है और अक्सर ये मामला सामने आया है। अगर एक मजिस्ट्रेट जांच से जुड़ा है तो पुलिस अपनी ये जिम्मेदारी और सही तरीके से कर पाएगी। ये टिप्पणियां कोर्ट ने आपराधिक केस की जांच में जुड़ी कमियों पर सुनवाई के दौरान की है। ऐसे में अब ये समझना जरूरी है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है। न्यायतंत्र को यूं तो दो भागों में बांटा गया है। पहला जो स्तर है वो है न्यायाधीशों का, दूसरा स्तर मजिस्ट्रेट का है। न्यायपालिका में मजिस्ट्रेट न्यायपालिका का पद जो है वो एक अहम कड़ी है और नागरिकों को न्याय दिलाने में यह अहम भूमिका निभाता है। उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्य सरकार हर जिले में प्रथम और दूसरी श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की संख्या को सूचित कर सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का मुख्य उद्देश्य जांच के हर चरण में कानून की उचित प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करना होगा और ये माना जा रहा है कि अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रही हैं कि पुलिस या जो भी आपराधिक जांच करने वाले अधिकारी हैं, जब वो किसी जगह पर जहां पर अपराध हुआ वहां पहुंचते हैं तो कई बार वो उपेक्षा करते हैं उन महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जो कि किसी को भी न्याय दिलाने में सहाय हो सकता है। लेकिन एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर रहता है तो जाहिर सी बात है कि वो एक स्वतंत्र एक तरह से बॉडी रहेगा, एक स्वतंत्र व्यक्ति रहेगा। इन तमाम विभागीय कार्यालयों से अलग एक कार्यालय का व्यक्ति होगा तो वो उसका जो पूरा ध्यान, उसका जो उसका पूरा फोकस होगा वो इस बात पर ही केंद्रित होगा कि कैसे न्याय को सुनिश्चित किया जाए। जांच के लिए कार्यकारी मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं और न्यायपालिका को जांच और ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यहाँ पर भी एक न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या एक कड़ी के तौर पर काम कर सकता है दोनों को जोड़ने का, ये एक बड़ा सवाल है या इसको किस तरह से ये पूरा मामला देखा जाएगा ये समझने की ज़रूरत है।
यूं तो पुलिस या जांच कभी कभी बुनियादी हक का उल्लंघन तक कर डालती है, और अब तो चूंकि मीडिया भी इतनी सक्रिय हो गई कि जब पुलिस जांच कर रही होती है तब मीडिया ऐसा धावा बोलती है उन तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर कि अपराध हुआ है कि कई बार कई साक्ष्य ऐसे हो जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन उन साक्ष्यों को या तो हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, या मिटा तक दिया जाता है। आपने हाल फिलहाल में आरुषि मामला देखा जहां पर मीडिया ने हमला किया एक तरह से, और अपनी खबरों को निकालने के चक्कर में वो ज़रूरी सबूत जो थे उनसे छेड़छाड़ तक कर दी गई। सबूतों की कमी के कारण पुलिस आरोपी पर दबाव डालकर कई बार स्टेटमेंट दिलाती है, ये भी आरोप लगता आया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन कभी कभी गिरफ्तारी किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन तक कर सकती है। हाल में कुछ घटना ऐसी घटी जिससे इस बात को और सबूत मिला और बल मिला। इन हालातों में शुरुआती दौर पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी अहमियत होती है। वैसे जहां सीआरपीसी के कई सेक्शन में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की पुलिस जांच को प्रभावित करने की शक्तियों का बखान है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों और व्याख्याओं में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियों के दायरे को और बढ़ाया है। अब हम यहाँ पर आपको याद दिला दें कि सीकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में का जो एक पूरा मामला था, एक मामला आया, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है अभी हाल फिलहाल में कि सीआरपीसी की धारा 156 में मजिस्ट्रेट को पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग का अधिकार है। अगर मजिस्ट्रेट जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा जांच निर्देश जारी कर सकता है। इसी तरह से और भी कई ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन अगर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने जो मजिस्ट्रेट के खास कैडर बनाने की बात कही है, अगर हम उस बात पर जाते हैं तो हमें यहाँ समझना होगा कि क्या ये बात प्रायोगिक तौर पर लागू की जा सकती है ज़मीन पर, और क्या इसके साथ क्या बहुत सारे अंतर्विरोध सामने नहीं आ जाएंगे। मसला न्यायपालिका और कार्यकारी के अधिकार क्षेत्र का भी है। क्या ये दोनों ही अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो एक दूसरे के अधिकारों में दखल देंगी। मसला पुलिस की कार्य स्वतंत्रता का भी है, मसला न्यायिक मजिस्ट्रेट को केस में पार्टी बनाने का भी है। एक नए जुडिशियल काडर की बात ऐसे वक्त उठ रही है जब लंबित केसों को निपटाने के लिए न्यायपालिका को और ज़्यादा जजों की ज़रूरत है। ऐसे में एक नया काडर बनाना कितना सही होगा, ये भी एक सवाल है। नया जुडिशियल काडर के बनने से भले ही सबूत जमा करने या जांच पर मजिस्ट्रेट की नज़र रहेगी, इन सब चीज़ों में आसानी होगी, लेकिन क्या न्याय दिलाने में इससे शीघ्रता आएगी। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के मनोबल को तो कहीं न कहीं इससे कमज़ोर नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से पुलिस के हाल फिलहाल के तमाम ऐसे मामले देख लीजिए, चाहे वो फिल्में हों या समाज हो, पुलिस के वकार पर अक्सर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। क्या अब इस नई व्यवस्था से ये प्रश्नवाचक चिन्ह और बड़ा हो जाएगा? न्यायपालिका और कार्यकारी में टकराव की संभावनाएं क्या और अधिक हो जाएंगी? सबूत और बयान जमा करने के वक्त कानून लक्ष्मण रेखा क्या आगे भी लांघ सकता है या नहीं? इन तमाम जो मसले हैं, इन तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम जो धारणाएं बन रही हैं, उन सब पर आज हम विचार करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम इंडिया लीगल में। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विशेष पैनल से आपको रूबरू कराऊं और उनसे बातचीत करके इस पूरे मामले को हर तरीके से समझने की कोशिश करें, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाना चाहूँगी कि ये जो विचार विमर्श सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच चल रहा है और जिसमें सीजीआई ने बड़ी अग्रणी भूमिका ली है, वो पूरा मामला क्या है, किस मामले के परिदृश्य में, संदर्भ में ये सब कुछ सोचा जा रहा है और इससे भविष्य कितना बदलने वाला है। देखिए रिपोर्ट। जब से सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक जांच के दौरान सबूत संग्रह की निगरानी के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक स्वतंत्र और अलग कैडर बनाने की संभावना पर चर्चा की है, तब से न्यायिक मजिस्ट्रेटों की भूमिका की अहमियत भी समझी जाने लगी है। कोर्ट बस आपराधिक जांच प्रक्रिया की कमियों पर सुनवाई कर रही थी। जाहिर है, जांच में पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट दो बराबर के अथॉरिटी हैं। पुलिस अगर जांच करती है तो मजिस्ट्रेट जांच और ट्रायल पर नजर रखता है।
और मौलिक अधिकारों के हनन को रोकता है। मजिस्ट्रेट की आपराधिक जांच में भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले दिए जो कि नजीर बने हैं। सकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सीआरपीसी की धारा 156 में मजिस्ट्रेट को पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग का अधिकार है। अगर मजिस्ट्रेट जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा जांच निर्देश जारी कर सकता है। विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली। आगे की जांच पर टिप्पणी। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की अहमियत पर जोर दिया गया। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस एसी सल्दाना। मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी जांच को फिर से खोलने का आदेश देने की शक्ति है। जाहिर है कि कानून न्यायिक मजिस्ट्रेट आपराधिक जांच में काफी योगदान कर सकता है और जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने में मदद कर सकता है। सवाल ये है कि क्या मौजूदा कानूनी संरचना में क्यों ये काम नहीं हो पा रहा है? क्या सचमुच ही नए न्यायिक कैडर बनाने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आखिर ज़रूरत किस बात की है, इसे समझना होगा। और ये मामला बिल्कुल जिसको कहा जाए ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इसमें ग्रे एरियाज बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं सभी क्षेत्रों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और बेहद पेचीदा मसला है, लेकिन हमारे पास बेहद उतना ही अनुभवी पैनल है। जस्टिस वी के शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। A.K. जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मनोज कुमार, संस्थापक हमूराबी एंड सॉलोमन, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और विशेषकर इस तरह के मामलों को, जिसको कहा जाए क्रिमिनल मामलों को समझने के एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। हमारे साथ अक्षय शर्मा जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं। और आप सबों का शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहले मेरा सवाल होगा जस्टिस वी के शुक्ला से। जस्टिस वी के शुक्ला, मैं जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए, आमतौर पे जो मजिस्ट्रेट की बात कही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होनी चाहिए, आपराधिक जांच जब होता है ऐसे में मजिस्ट्रेट की भूमिका आखिर क्या होती है? देखिए, आज के तारीख में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, मजिस्ट्रेट की भूमिका इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती दौर में बिल्कुल नहीं है जी। ये पुलिस की ड्यूटी है कि उसके सामने जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करती हुई FIR आए, ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसको रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेट करे जी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये भी उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करे, जिसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हो जी। ये भी दिया हुआ है CRPC में। अगर मान लीजिए पुलिस या SP जो है ये दोनों FIR को नहीं रजिस्टर करते हैं, तो ऐसे में 156C में मजिस्ट्रेट को सिर्फ इतना ही राइट है कि वो डायरेक्शन दे कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट उसको सबमिट कीजिए जी। इन्वेस्टिगेशन कहीं पे भी जो है CRPC में मजिस्ट्रेट को नहीं सौंपा गया है। और इस वजह से आप देखेंगे जो सेक्शन 2H की जो जुरिडिक्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करती है, वो मजिस्ट्रेट को जुरिडिक्शन को आउस्ट करती है जो है इन्वेस्टिगेशन में। मजिस्ट्रेट अथॉराइज तो कर सकता है कि कोई उसको इन्वेस्टिगेट कर ले, पर मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है जी। और इसमें जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वो आप देखेंगे, उसमें ये है कि पहले पुलिस अपना काम कर ले, उसके बाद तब मजिस्ट्रेट की ड्यूटी आती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को ये भी राइट है कि मजिस्ट्रेट उस फाइनल रिपोर्ट को या जो भी रिपोर्ट सबमिटेड है उसके सामने उसको रिजेक्ट करके और उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी मांग सकता है और उससे ये और अक्यूज को समन कर सकता है कि आप ट्रायल पेश करें। तो मजिस्ट्रेट की भूमिका इन्वेस्टिगेशन में 0 के बराबर है। मजिस्ट्रेट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, बट पहला काम ये पुलिस का है, सेकेंडरी रोल जो है कोर्ट का जरूर है इन्वेस्टिगेशन का जी। लेकिन अब इस विचार से ऐसा लग रहा है कि मजिस्ट्रेट को और ज्यादा पावरफुल करने की कोशिश चल रही है, कम से कम अभी तक विचार सुप्रीम कोर्ट इस पर कर रही है। मैं आऊंगी कि इससे कितना असंतुलन होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जैन साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एक नए काडर की बात कही गई है और ऐसा लग रहा है जैसे सबूत इकट्ठा करने में अभी तक एक आम भावना होती है लोगों की कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रही है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा आधार है इस तरह के विचार करने के पीछे? देखिए, ऐसा है, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की
तो एक बाकायदा प्रोसिक्यूशन ब्रांच थी और जो भी इन्वेस्टिगेशन होता था उसका ब्रीफ बनाते थे कंसर्निंग एपीपी या पीपी, जो आजकल पीओ, एसपीओ और एपीओ कहलाते हैं, और उनका पूरा पालन होता था। उस ब्रीफ में जो भी कमियां प्रदर्शित की जाती थी, दर्शाई जाती थी, उनकी पूर्ति की जाती थी। कुछ वर्ष पूर्व यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और केवल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तफ्तीश करता है, एसएचओ और सीओ उसको सबमिट कर देते हैं कोर्ट। तो जो पहले व्यवस्था थी उसको लागू किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाएं। इसका नतीजा ये होगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि एक सीनियर पद है, वो अपने हिसाब से तफ्तीश कराना चाहेंगे और इससे एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, मुझे आवाज तो बहुत साफ नहीं आ रही थी, तो प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है 5 जजेस की बेंच का। ये एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि किसी भी स्टेट ने उसका जो है पालन नहीं किया है, क्योंकि पालन करना उनके हित में नहीं है। वो चाहते हैं कि पुलिस बिल्कुल उनके अंकुश में रहे, पुलिस को जिस प्रकार से वो यूज करना चाहें उस प्रकार से यूज किया जाए। इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी अलग होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी अलग होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो बहुत बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर्स के पद खाली हैं, विवेचकों के पद खाली हैं स्टेट में, उनकी पूर्ति की जाए। उनकी पूर्ति हो जाएगी, तफ्तीश का स्तर स्वतः सुधर जाएगा। बिल्कुल अक्षय जी, एक सब इंस्पेक्टर 100 तफ्तीशें साल में कर रहा है। जी ये संभव नहीं है। मनोज जी, आप उस तरह दोनों पक्ष को देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट की भूमिका को भी आप लोग बहुत करीब से देखते हैं और पुलिस की भूमिका के आधार पर जो केस बनी रहती है वो भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के विचार करने के पीछे मुख्य आधार आप क्या देखते हैं? मैंने जो बताया उसको आगे ले जाना चाहूंगा। जी। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जाके डायरेक्शन आई हैं, इसके पीछे पिछले 40 साल का जूरिस्प्रूडेंस है। 2-3 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अपने कंडक्ट में गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, जिसपे राइट टू लाइफ और राइट टू नॉलेज, किसी को भी आप किसी के खिलाफ कोई भी शिक्षा कर रहे हैं उसके पास कंप्लीट ट्रांसपेरेंटली नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि आप किसी तरह की गाइडलाइंस भले ही दे दी जाए, लेकिन जब नए काडर की बात हो रही है तो एक बड़ी चिंता ये हो रही है कि 2 संस्थाओं में असंतुलन हो जाएगा। ये इसका जवाब मैं जस्टिस वीके शुक्ला से भी लेना चाहूंगी और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जस्टिस वीके शुक्ला, आपको ऐसा लगता है कि यदि इस तरह के विचार जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, यदि इसको धरातल पर उतारा जाए, जमीन पर उतारा जाए, तो 2 संस्थाओं के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है? मेरा इसमें सबमिशन ये होगा बहुत प्लेन एंड सिंपल जी, कि सुप्रीम कोर्ट ये जो एक्सरसाइज ले रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी एक पुरानी एक्सरसाइज को टोटली इग्नोर कर दिया। वो एक्सरसाइज हुई थी प्रकाश सिंह के केस में, प्रकाश सिंह मस्जिद यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से डायरेक्टिव दिए थे, और जो डायरेक्टिव आज तक धरती और धरातल पर नहीं उतर के आया। और जो डायरेक्टिव था वो ये था, सेपरेट द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर पुलिस। सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट मंतव्य था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है अपने आप एक स्किल है जी, इसलिए एक सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग काडर बनना चाहिए। और जो ये पुलिसिंग काडर है, जो ये लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखे, ये मशीनरी डिफरेंट होनी चाहिए। मेरा ये मंतव्य है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मैटर को देख रही है तो प्रकाश सिंह वाले केस की फाइलों को पुनः लिया जाए इसके साथ। जी, बहुत एक्सरसाइज हुई थी उस वक्त जो है, और अगर इन्वेस्टिगेशन काडर को आप सेपरेटली जो है और मजबूत करेंगे, स्किल्ड लोगों को लाएंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी नहीं, हम सोचते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उससे ज्यादा अच्छे और होगा। तो आप देख रहे हैं इंडिया लीगल, एक बेहद अहम मसला हमारे सामने कि जो आपराधिक जांच है उसमें एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति क्यों न कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि इसके पहले भी प्रकाश सिंह
के मामले में एक जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने जो एक तरह से अपने विचार रखे थे सबके सामने फैसले में, पुलिस रिफॉर्म को लेकर उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी जो आज तक लागू नहीं हुई। अब उन्हीं विचारों को एक तरह से दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। उस वक्त ये कहा गया था कि एक अलग से जांच के लिए कोई अलग से संगठन बनाया जाए जिसमें जांच अधिकारी रहें और उनका काम केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन यानी कि आपराधिक जांच ही हो। वो सिफारिशें अभी तक लागू हुई नहीं। अब एक नया शिगुफा आया है सबके सामने और वो ये है कि एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए। अब इसमें जाहिर सी बात है कि कई विरोधाभास हैं इस पूरे मामले में। हमारे तमाम वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जस्टिस वी के शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AK जैन साहब हमारे पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनोज कुमार संस्थापक हम्मुराबी एंड सोलोमन, और अक्षय शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, ब्रेक के पहले मेरा सवाल आपसे यही था, इसके बाद मैं मनोज जी के पास जाऊंगी कि जब हम आपराधिक जांच की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो तमाम तरह के जो जांच के दौरान मजिस्ट्रेट की भूमिका यूं भी बहुत अहम रहती है, लेकिन आज अब इस अगर हम संदर्भ में देखें तो आप किस तरह की भूमिका देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट इस क्षेत्र में वाकई क्या योगदान कर पाएगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में मेरा साथ है जी। हम ये मेथोडोलॉजी समझ लेंगे आसानी से आम भाषा में तो हमें ठीक से मिलना। एक लीगल प्रोसीडिंग में लीगल केस लीगल ट्रायल में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस जी जी तो कह सकते हैं जी, एक कहीं ना कहीं जिसके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको एक्यूज कह सकते हैं, और एक माननीय न्यायाधीश हुए तो दोनों के हम लोग को सुनते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस सेलेक्ट करती है, अपनी रिपोर्ट बनाती है और वो कोर्ट के सामने पेश करती है। उस रिपोर्ट का यानी कि चार्जशीट का संज्ञान लेकर के कोर्ट फिर कार्रवाई आगे देती है। उस चार्जशीट की कॉपी एक्यूज को दी जाती है, एडवोकेट को दी जाती है। जी बिल्कुल। और ये 3 पार्टियां हैं। पुलिस को चाहिए कि वो अभियोग की तरफ से डिटेल में इन्वेस्टिगेट करके फाइल करे, उनकी तरफ से एक सरकारी वकील साहब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर अपॉइंट है, होंगे। और अक्षय ये प्रक्रिया जी ये प्रक्रिया तो हम जानते हैं, पर हमारे सवाल अक्षय जी बिल्कुल यहाँ पे अलग है। वो सवाल कुछ यूं है, आप अपने कैमरे को यदि सीधा करें अक्षय, कि ये सवाल यूं अहम रहता है कि आखिर अभी तक की जो व्यवस्था है क्या उसी व्यवस्था को टाइटन किया जाए या एक अलग से मजिस्ट्रेट की यदि हम भूमिका रखेंगे तो उस भूमिका को हम कितना जायज़ ठहरा पाएंगे। मनोज जी आपके पास आऊंगी, और जब हम बात कर रहे हैं जांच की, हम जब बात कर रहे हैं पुलिस की कार्य प्रणाली की, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बदलाव की ज़रूरत है। कुछ सिफारिशें आपने भी दी थी, किस तरह की सिफारिशें आपने रखी थी? देखिए, हमारी तरफ से मुख्य तौर पे ये सिफारिश दी गई थी कि पुलिस को ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है, पुलिस के पूरे कैडर को, खासकर वो कैडर जो आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करती है, जो पुलिस में पीछे वाला तबका होता है। तब बाहर देशों में देखिएगा तो फ्रांस में ऑलरेडी हो चुका है जी। वहाँ मैजिस्ट्रेट अपना अमेरिका में इसको दूसरे तरीके से किया जाता है। जी मनोज जी, यहाँ पे जो आपकी बातें आ रही हैं सामने, उसमें हमारे पास 2 विकल्प ऐसे खुलते हुए से दिख रहे हैं। एक तो ये है कि एक पुलिस के अंदर की जो स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश की जाए, और साथ में एक अलग व्यवस्था बनाने की ज़रूरत तो है कहीं ना कहीं। यहाँ पर सवाल है जस्टिस वी के शुक्ला, वो ये कि ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब ये सामने आया, आप चाहे दिशा रवि का केस ले लें या इसके पहले भी आप लगातार हमने हाल फिलहाल में जितने भी केसेस देखे गए, 3-4 चीज़ें लोगों के मन में रही ये बात, खासकर मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जाए कि पुलिस ने बहुत ईमानदारी से जांच नहीं की।
अब ईमानदारी से जांच नहीं करने या अपनी पूरी जांच उसने अच्छे से नहीं की और सभी नियम कानूनों का उसने उसका पूरा एक तरह से पालन नहीं किया। कई बार प्रभावित होने की खबरें आई, कई बार ज्यादती करने की खबरें आई। जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अब ये विचार आया है कि भाई एक मजिस्ट्रेट कर दिया जाए। जैसा कि जैन साहब कह रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट आप रखते हैं तो मजिस्ट्रेट पूरी जांच को अपने तरीके से प्रभावित करेगा और वो एडवर्स इफेक्ट डालेगा पूरे जांच की प्रक्रिया को। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि पुलिस से हम संतुष्ट नहीं हैं, मजिस्ट्रेट की परिकल्पना से हम बचना चाह रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छा विकल्प नहीं होगा। जो प्रकाश सिंह के मामले में जो फैसला आया था उसको भी यदि देखा जाए तो उसमें एक अलग तरीके से वर्टिकल बनाने की बात कही गई थी, जो जांच के अधिकारियों से युक्त हो और एक्सपर्ट्स के साथ युक्त हो। कितना आपको लगता है कि वो इन तीनों ही विकल्पों में, एक तो ये कि पुलिस को ही आप बिल्कुल वेल इक्विप्ड कर ले, दूसरा ये कि मजिस्ट्रेट वो कर दे, तीसरा ये कि एक तीसरी व्यवस्था में आप जाए, तीसरा वर्टिकल बनाए, सबसे ज़्यादा व्यवहारिक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था को सच्चाई के साथ, हमारी पूरी व्यवस्था को सच्चाई के साथ समझते हुए क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यवहारिक क्या होगा? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा व्यवहारिक अगर प्रकाश सिंह के केस में जो डायरेक्टिव दिया गया था, अगर उसको धरती पे उतारा जाए तो वो सबसे व्यवहारिक होगा। आज के तारीख में जो पुलिसिंग है वो बहुत ही डिफेक्टिव और बहुत इनएफिशिएंट पुलिसिंग है। अगर आप देखें जो है वही पुरानी प्रथा के हिसाब से वही घटना दुर्घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, 4 लोगों से पूछ के चार्जशीट फाइल कर दिया जी। अब हमें जरूरत है साइंटिफिक पुलिसिंग की, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, एक्सपर्ट की जरूरत है, स्किल्ड लोगों की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन करें। इसलिए मेरे हिसाब से तो प्रकाश सिंह केस के डायरेक्टिव्स को आज के तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी वाली जो पुलिसिंग है उससे अलग करके देखना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक स्किल है और स्किल्ड लोग ही इसको आगे डील करें और हर तरीके के केस के वेरियस फैसेट्स दे दें कि आप इन केस के, अगर चोरी का केस है तो ये 10 फैसेट्स है जिसपे आप जरूर इन्वेस्टिगेट करें, मर्डर का केस है आप इन फैसेट्स पे जरूर इन्वेस्टिगेट करें। अगर पुलिसिंग ही अगर प्रॉपर हो जाएगी, राइटफुल पुलिसिंग हो जाएगी तो मजिस्ट्रेट की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मजिस्ट्रेट सिर्फ सुपरवाइजरी रोल एक्सरसाइज करता है, उसका तो काम शुरू तब होता है जब रिपोर्ट उसके पास पहुंचती है। और अदरवाइज भी आप भी देखिए कि जब अरेस्ट भी होता है तो ये ड्यूटी है पुलिस की कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। मजिस्ट्रेट भी ऐसे में मैकेनिकल मैनर में उसको रिमांड नहीं देना चाहिए, उसको चाहिए कि अगर बेल लायक केस है तो उसको बेल दें। पर यहाँ पे हर चीज ऐसी, पुलिस भी जो रंग रंगती है, मजिस्ट्रेट साहब भी उसी रंग में रंग जाते हैं और उसका नतीजा है कि सोशल मीडिया में दुनिया भर के ये सब, ये पकड़ गए, ये बंद हुए, ये बंद हुए। अगर 48 आवर्स में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके हाथ बेल क्यों नहीं दी जा सकती है? अगर हम आपराधिक जांच और ट्रायल की बात करें तो जो जैसा कि मनोज जी ने बताया कि सबसे बड़ा मसला बेल का है, सबसे ज़्यादा शायद मुझे लग रहा है कि परेशानी आपराधिक जांच से पीड़ित लोगों का यदि कोई हो तो बेल का मसला होता है। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी है अभी तक कि ये भी है कि वो पहचाने कि आरोपी को हिरासत में लेने या जमानत के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध है कि नहीं है। अब ये सब कुछ बहुत हद तक सबूत और हालातों पर निर्भर करता है। अब आज की स्थिति हम देखें तो आज की स्थिति में जब बेल मिलने में आरोपी को इतनी परेशानी हो रही है, ऐसे में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, क्या आपको लगता है कि उसकी भूमिका की जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और इस वजह से सबसे ज़्यादा जो पीड़ा है शायद इसी बात की थी, इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है कि क्यों ना फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही एक इस तरह का अधिकार दे दिया जाए कि वो तमाम अन्य मामलों में भी जांच कर ले? जी, मैं पहले भी यही कह रहा था कि दरअसल कोर्ट और जज का काम सिर्फ न्याय देने का ही नहीं है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक एम्पायर का काम करने चाहिए। कोर्ट ट्रायल के दौरान जो भी प्रोसीजरिंग है, प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि हो रहा है तो आप देखिए, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं हुआ, उसमें भी मजिस्ट्रेट और कोर्ट को एक एम्पायर की भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह की चर्चा चल रही है, इस तरह की वजह क्यों हुई जो हम देख सकते हैं कि अभी तक आराम से ये कहा जा सकता है कि 50 या 60% केसेस ही कन्विक्शन में जाते हैं जी। और उसमें एक्विटल के चांस
वजह क्या होती है सर, ये होती है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई या प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट नहीं की गई, उनकी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन मार्क होता है। तो असली मुद्दा इस समय यही है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो जो प्री ट्रायल यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है, अगर एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं जो ऑथेंटिसिटी है उनकी या नहीं है जी। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर हमारे पास पहले से नहीं था, पहले से भी कोर्ट की मजिस्ट्रेट की दखलंदाजी रही है इन्वेस्टिगेशन में एक ऑब्जर्वर के रूप में। कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस तरह की गाइडलाइंस दी है जिनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को फॉलो करना है और मजिस्ट्रेट साहब भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये देख लें कि जब कोई अरेस्टेड पर्सन होता है उसको हर 14 दिन के बाद कोर्ट के सामने पेश किया जाता है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि पिछले 14 दिन में हमने ये इन्वेस्टिगेशन की है और आगे हम ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एक मैकेनिज्म है उसको एम्पायरिंग करने, लेकिन जो फिलहाल में ये सारी चीजें देखी गई है कि थोड़ी ऑथेंटिसिटी का फर्क पड़ा है, इसलिए मजिस्ट्रेट की एम्पायरिंग का दायरा उस रूम से बाहर भी होना चाहिए, थोड़ा सा ठीक करते हैं जी बिल्कुल। पहले भी ऐसा होता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है अंडर सेक्शन 164 वो भी मजिस्ट्रेट के सामने होता था। अगर कोई आइडेंटिफिकेशन परेड होनी होती थी किसी व्यक्ति या किसी सामान की तो वो भी मजिस्ट्रेट के सामने होता था, या कोई विक्टिम या टाइम पर्सन कोई टाइम डिक्लेरेशन करना चाहता है बिल्कुल तो वो भी फेडरल मजिस्ट्रेट के सामने और जी बिल्कुल। और ये सब कुछ इस बात की ताकीद करता है कि मजिस्ट्रेट के पास काफी अधिकार पहले से ही हैं और अब एक आपको लगता है फिर ये नया अधिकार मिलना आपके हिसाब से जायज है और इस तरह की व्यवस्था में अगर हम आते हैं तो ये एक जो कहा जाए परफेक्ट एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये चर्चा 2017 से चल रही है लगातार जी, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा जी। जैसा कि जैन साहब ने कहा और जस्टिस साहब ने कहा कि मजिस्ट्रेट का रोल लिमिटेड रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि दखलंदाजी हो इन्वेस्टिगेशन में, ये बात सही है जी, लेकिन हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा जिससे इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बैलेंस जहां तक जी बैलेंस जहां संतुलन की बात आती है वहां पर ए.के. जैन साहब पुलिस की भूमिका जो है वो अभी तक जिस तरह से देखा जाए विशेषकर जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आती है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, कई ऐसे मामले आए जहां पर पुलिस ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया है, लेकिन और यहाँ तक कि ऐसी एक बड़ी समस्या है कि जिसमें आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होता है। अब आखिर ये कैसे सुनिश्चित किया जाए और आपको लगता है कि जब मजिस्ट्रेट की व्यवस्था कर दी जाएगी तो इस अधिकार की सुरक्षा जो जिसमें अभी तक कहा जाता है कि पुलिस फेल रही है, इस अधिकार की सुरक्षा हो पाएगी? गलतफहमी है जी। यूरोपियन पुलिस है, अमेरिकन पुलिस है, इंडिपेंडेंट है। ब्रिटिश पुलिस जो है समन जारी कर देती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को। तो इजराइल में आप देखिए क्या स्थिति है, आपने अपने पुलिस विभाग को पंगु बना रखा है, आपने उसमें वैकेंसीज क्रिएट कर रखी है। आज नोटिफिकेशन हुआ है यूपी में 9,500 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती का, क्योंकि 9,500 पद खाली थे। अब आप जो है ना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज देना चाहते हैं, ना सब इंस्पेक्टर्स को कोई आप सुविधाएं देना चाहते हैं, ना कोई इन्वेस्टिगेटिव टूल्स उसको उपलब्ध कराए गए हैं, ना उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की और क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स की उसको ओपिनियन मिल रही है। वही लॉ एंड ऑर्डर डील कर रहा है, वही तफ्तीशें कर रहा है। उसके ऊपर से आप एक मैंने जैसे पहले आपसे कहा बड़ा अच्छा सिस्टम चलता था कि जो पीओ हैं, एपीपी हैं, पीओ पीपी हैं, सीनियर पीपी हैं, वो पहले एक ब्रीफ बनाते थे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि इन्वेस्टिगेशन में ये कमियां हैं। मैं जब एएसपी था 81 में पीओ था तो मेरे पास वो ब्रीफ आता था और उन ब्रीफ के ऊपर एक एक पॉइंट पे उसकी आपूर्ति जो आपत्ति होती थी उसकी पूर्ति कराई जाती थी और तब कोर्ट में चार्जशीट भेजी जाती थी।
ये सिस्टम क्यों बंद किया गया? भाई आप पुलिस को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं जिस प्रकार से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? क्या जुडिशरी में कोई कई विदेश से लोग बाग आए हुए हैं क्या? वही हैं, वही सब मैन पावर है, यही पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रही है, यही आर्मी में जा रही है, यही यूपी पुलिस में आ रही है जी। और आप जो है उनको एक ऐसा सिस्टम आपने खड़ा कर दिया है कि सरकार के निर्देशों का पालन करिए, पॉलिटिकल बॉसेस के निर्देशों का पालन करिए, तो आपने एक सिस्टम को पंगु बना दिया। जी बिल्कुल। इसका कोई सोल्यूशन ये नहीं है कि आप 10 मजिस्ट्रेट आपको लगाने पड़ेंगे एक जिले में। हजारों की संख्या में तफ्तीशें हैं। हाँ। एक सब इंस्पेक्टर 100 तफ्तीशें एक साल में करता है। ये कैसे संभव? जी बिल्कुल। अब मनोज जी, फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने बहुत सारी सिफारिशें दी हैं, ये पूरा मामला दरअसल जो इक्विपमेंट की कमी का है, एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि हमारी पुलिस वेल इक्विप्ड नहीं है। तमाम थाने देख लें, आज भी जो उनको यहाँ तक कि जो केस दर्ज करने के लिए जो खर्चा दिया जाता है या जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी इतना नहीं है सफिशिएंट कि यदि पुलिस वाले अपना पैसा न लगाएं तो शायद आपराधिक स्थल तक भी न जा पाएं। आपको ऐसा लगता है कि ये इसके पहले कि हम कोई और नई व्यवस्था सोचें, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कमियां क्या हैं? एक एक करके संगठन को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको ऐसा लगता है बजाय इसके कि एक नई व्यवस्था खोल दे? जी, पुलिस की जो अंदरूनी दिक्कतें हैं वो अपनी जगह एक अलग चीज है, उससे जरूर असर पड़ता है इंडस्ट्री, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सिटीजन के जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, वो एक पुलिस के पैसे कम होने से या एविडेंस नहीं मिल पाया मार पीट के दबाव डाल के जबरदस्ती कन्फेशन लिखवा ले, अपनी टारगेट वर्क प्रेशर है, ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स के सामने नहीं आती जी। तो मुझे पूरी सहानुभूति है मेरी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कि ये सारी एलिगेशन उनको सॉल्व करनी है, बट एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स को आज प्रोटेक्ट करना है। कोई आदमी जो सब्जेक्ट मैटर है इन्वेस्टिगेशन का, उसकी राइट आज उनके राइट का हनन हो रहा है, उसको आज और अभी रोकना है। तो कोर्ट का पर्सपेक्टिव ये है और ऑटोमेटिकली पुलिस की अपनी दिक्कतें हैं वो भी रहेंगी। अब 10-10 मजिस्ट्रेट लगे शहर में या 50 लगे, आज के दिन भी जिला स्तर पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एडीजे मिला के कहीं पे 20-20, 25-25 लोग पोस्टेड हैं, 30 और आ जाएंगे, लेकिन उस पर समय लगेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये दिक्कत है आपने हाथ पैर बांधी हाथ पर किसी कारण से ही बांधे होंगे, बेटन से मारना, लाठी से मारना, तोड़ फोड़ करना, जेल में मिसट्रीटमेंट करना इन्वेस्टिगेशन के दौरान आम बात है। सिनेमा में इसको बड़े अच्छी तरीके से दिखाया जाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर सब कोई जानता है क्या होता है। ऐसा क्यों होना चाहिए? कुछ तो है दिक्कत ना। आप इसे इन्वेस्टिगेशन ठीक से करें, क्राइम सीन को ठीक से हैंडल करें, तो जबरदस्ती के कन्फेशन क्यों जरूरत पड़ेगी आपको? तो ये जो फासला है, इस फासला से फंडामेंटल राइट इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए कोर्ट के पर्सपेक्टिव से एंड एज ए लीगल पर्सन मेरा तो यही व्यू है कि दिक्कत हर एक डिपार्टमेंट में है, सब कुछ सॉल्व करने टाइम लगेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट सबसे पैरामाउंट है, उसको आज और अभी प्रोटेक्ट करना है जी। लेकिन ऐसा लगता है आपको कि अगर हम ये नए अगर ये पूरा जो विचार अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये धरातल पे उतर ही जाता है और मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति हो भी जाती है, तो जो स्पीडी जस्टिस की बात हो रही है उसमें भी सुविधा मिलेगी? जरूर। यदि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो तो ट्रायल के का जो पूरा दायरा है कंप्लीशन का, वो बहुत हद तक शॉर्टन होगा, कम होगा। लेकिन अभी जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वजह से रीट्रायल और 50 तरह की एप्लीकेशंस लगती हैं और ये सब इशूज आती हैं, तो इससे जरूर समय कम होगा, समय सीमा कम। जस्टिस विके शुक्ला, अब जब हालांकि आपने अपने विचार बड़े स्पष्ट तरीके से रख दिए कि बजाय इसके कि आप एक नई व्यवस्था करें और या पुलिस को दें, आप सुप्रीम कोर्ट ने ही जो निर्देश दिए थे, जो ऑब्जर्वेशन लिए थे, उसी आधार पर अगर हम चलें। लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं है, पर ये इस तरह के जो अंदर खाने में विचार चल रहा है, क्या इसको आप आउटरीच समझ रहे हैं? किसी दूसरे व्यवस्था में में दखलंदाजी, ये कहा जा रहा है कि दखलंदाजी है, जैसा कि जैन साहब ने भी कहा कि भाई आप हमें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। क्या आप उसको ऐसे लेंगे? देखिए, इसको बहुत नेगेटिव भी नहीं लेना चाहिए, इन द सेंस कि फ्रॉम द टॉप कोर्ट ये ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, तो हो सकते हैं उनके एक्सपीरियंस ये कहता हो कि इस दिशा में कुछ काम होना चाहिए जी। बट ये
सही पूछिए तो ये इन द रेल्म ऑफ पॉलिसी डिसीजन है जो है। बेहतर ये होता कि आपके जो भी विचार हो कोर्ट के 1, 2, 3, 4, 5 आप उन विचारों को फ्रेम अप करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में डालिए या स्टेट गवर्नमेंट के पाले में डालिए कि आप इसमें होमवर्क करके आइए और अपने सुझाव दीजिए, बजाय कि कोर्ट खुद पॉलिसी बनाने लगे। बेहतर होगा कि आप उनके पाले में गेंद डालिए और उनसे लीजिए। और मैं जैन साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो इंटरनल पोजीशन इन्होंने पुलिसिंग की बताई है जो है, जब तक आप फ्री, अगर इन्वेस्टिगेशन ही फेयर नहीं होगा तो ट्रायल फेयर होने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए बेहतर है कि जो लोग ड्यूटी है, जिनको इंजॉइंड अपॉन है टू कैरी आउट फेयर इन्वेस्टिगेशन, उनके पास पूरी मशीनरी होनी चाहिए कैसे इन्वेस्टिगेशन करें। अब पुराने देसी तरीके के इन्वेस्टिगेशन तो आज के तारीख में नहीं काम आएंगे। आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्रिमिनोलॉजी चाहिए, दुनिया भर के टूल्स चाहिए आज के तारीख में, जिसमें ये झूठ बोलने वाले जो हमारे सोसाइटी में लोग बैठे हैं, इनको आप कैसे काटेंगे। जो मालूम है कि फॉरेंसिक एविडेंस कुछ कह रही है और आप ओरल एविडेंस कुछ कह रही है, तो इन सब का काट यही है कि अच्छे लोग जो है पुलिस में शामिल हों और अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स उनको दिए जाए। और जहां तक मजिस्ट्रेट है, आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन की पावर कहीं नहीं है, बल्कि एक सेक्शन 210 है, वो ही कहता है कि अगर उसी सब्जेक्ट पे मजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो मजिस्ट्रेट अपना हाथ रोक लेगा। इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सक्लूसिव डोमेन जो है पुलिस का है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और इनका काम सुपरवाइजरी है। एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो आप दुनिया भर की कमी बता सकते हो, आप इनकी रिपोर्ट को टर्न डाउन कर सकते हो, फॉर द इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हो, सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हो। बट फेयर, आज की डिमांड है फेयर इन्वेस्टिगेशन, और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये है एक अच्छी पुलिस फोर्स। प्रकाश सिंह के केस के हिसाब से ये हमारी सोच है। जी बिल्कुल, और तब शायद एक आदर्श स्थिति में हम पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक की जो स्थिति है और आज की तारीख की यदि हम सच्चाइयों को देखें तो तमाम तरीके से, चाहे वो फिल्म हो या फिर मीडिया रिपोर्ट्स हो, पुलिस की भूमिका एक संदेह के घेरे में आ गई है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अब पुलिस की इस भूमिका को पुख्ता करने के लिए या उसको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार बनाने के लिए और आम लोगों तक न्याय कैसे पहुँचे, इसके लिए, साथ ही संविधान में जो हमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उसकी सुरक्षा के लिए आखिर कौन सी नई व्यवस्था लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक विचार शुरू किया है। हालांकि इस विचार के पहले भी बहुत बार इस तरह के मामले आ चुके हैं, उस पर भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर विचार कर रही है तो उन तमाम पिछले जो निर्देश हैं, जो पिछले फैसले हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। आने वाले दिनों में हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं और एक ऐसा नया विकल्प निकलेगा जिसमें पुलिस रिफॉर्म की जो बात कही गई थी, जो सबसे ज़्यादा एक तरह से पीड़ित और सबसे ज़्यादा आम लोगों से जुड़े रहने वाली फोर्स है, वो उस फोर्स को भी, उस बल को भी ज़्यादा मजबूती और आधुनिकता मिलेगी। और साथ ही हम एक ऐसी व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था और एक ऐसी व्यवस्था में पहुंचेंगे जहां पर हमें न्याय में सुविधा दिलाने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर सक्षम साबित होंगी और आम लोगों तक न्याय की पहुंच सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसी उम्मीद में आज बस इतना ही। नमस्कार।